सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के हिसाब से दिस वाज सपोज टू बी अ फर्स्ट चैप्टर, लेकिन ये आपको तब समझ नहीं आना था। अभी आपको एटलीस्ट यू नो व्हाट इज डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इतना पता है ना। अब कंज्यूमर का तो मतलब आपको पता है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं। कंज्यूमर इज अ उपभोक्ता, वन हु स्पेंड्स मनी बाय गुड टू सेटिस्फाई हिज वांट इज अ कंज्यूमर। बट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, लोग इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं कि मेंटल इक्विलिब्रियम, मतलब मानसिक संतुलन। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जहां पे दो अलग अलग फोर्सेस बिल्कुल बराबरी पर आ जाएं एंड जहां से कोई मूव करने की कोई गुंजाइश भी ना हो, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर टू डिफरेंट फोर्सेस आर इक्वल एंड फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। अब हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको अपना पैसा खर्च करने पे जो सामान खरीद रहा है उसको सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, और फ्रॉम वेयर ही डू नॉट विश टू मूव, जहां से उसको मूव करने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मूव करेगा तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन where two different forces are at par or are equal and from where there is no tendency to move। खैर ये तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, जैसे आप टॉपिक समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इक्विलिब्रियम ये होता है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक पॉइंट, एक स्थिर पॉइंट है, वेयर टू डिफरेंट फोर्सेस आर इक्वल, या फिर ऐसे कह सकते हो वेयर टू डिफरेंट फोर्सेस आर एट पार, ये बराबरी पर हैं, एंड फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव, जहां से कोई मूव करने की कोई टेंडेंसी भी नहीं है। अब इसमें दो इक्विलिब्रियम है हमारे पास। एक है आपके सिलेबस में यूटिलिटी अप्रोच, और एक है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये उनके नाम है। एक है यूटिलिटी अप्रोच, आज हम इसी को कर लेते हैं पहले, और एक है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब इसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल भी एक स्केल है, लेकिन वो आपको अभी समझाऊंगा तो मेरे को नहीं लगता आपको समझ आएगा, लेकिन जब हम ये दोनों कर लेंगे फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा डिफरेंस। पहले हम पकड़ते हैं यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, इंसान की जरूरत को, इच्छा को पूरा करने की जो काबिलियत है, जो शक्ति है, दैट इज उपयोगिता या यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मींस टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एन नंबर ऑफ गुड्स। किसी निश्चित संख्या की वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर या उपभोग करने पर उसको जो टोटल संतुष्टि मिल रही है, टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज अ टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का तो हम लॉ ही कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड में, वो पहला ग्लास ऑफ वाटर गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, फिर कम, याद है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मैंने एक और चीज आपको समझाई थी कि इकोनॉमिक्स में वर्ड मार्जिनल इज यूज्ड टू प्रेजेंट वन सिंगल एंटिटी, एक सिंगुलर आइटम को प्रेजेंट करने के लिए मार्जिनल वर्ड यूज होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, टोटल यूटिलिटी का था टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर या ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग एन नंबर ऑफ गुड्स। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो जाएगा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी की एक और संख्या इस्तेमाल करने पर उसको एडिशनल कितनी उपयोगिता हुई एक और वस्तु को, दैट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आ गया सिर्फ यूटिलिटी का मतलब, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी जरूरती क्यों है? वाई वी आर स्टडिंग यूटिलिटी? क्योंकि डिमांड होती ही यूटिलिटी ओरिएंटेड है। अगर किसी वस्तु में उपयोगिता ना हो तो आप नहीं उसको खरीदोगे ना। अभी अगर आपको दुकान में ब्लैंक पेपर मिलता है तभी आप उसको खरीद के लाते हो ना।
कबाड़ी की दुकान में ढेर लगा होता कागज़ों का, हम उसको नहीं खरीदते क्योंकि उसके अंदर उपयोगिता ही नहीं है, इट डज नॉट पोजेस एनी यूटिलिटी। तो ये वजह भी है। तो यूटिलिटी हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड मतलब मैंने आपको बताया खरीदारी, जो परचेजेस हैं या खरीदारी है या डिमांड है वो यूटिलिटी से ही तो प्रभावित होती है, यूटिलिटी ओरिएंटेड है ना, नहीं तो हम क्यों। अब कोई भी चीज ले लो, जिसकी उपयोगिता है आप उसी को खरीदते हो, जिसकी उपयोगिता नहीं है आप नहीं खरीदते उसको, ठीक है। तो यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द, इट मीन्स द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। अब आपने पानी पिया तो कोई मीटर तो है नहीं आपके बॉडी में कि इतने % चार्ज हो गया या इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है ना। तो टोटल यूटिलिटी इज अ टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन derived by a consumer या obtained by a consumer by consuming n number of goods। n इसलिए क्योंकि वो 2 भी हो सकती हैं, 3, 5, 10, 15 कितनी भी चीजें हो सकती हैं। तो टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन derived by a consumer by consuming n number of goods, total utility। and marginal utility, ये ध्यान रखना है एक शब्द का, marginal utility refers to the additional utility obtained by a consumer by consuming one more unit of the commodity। किसी भी commodity की एक और संख्या को यूज करने पर या इस्तेमाल करने पर आपकी उपयोगिता में कितनी एडिशन हुई, दैट इज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, रुको। यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 1 2 3 4 और टोटल यूटिलिटी लेते हैं हम 40 60 78 94। जैसे कि हम किसी कमोडिटी को यूज कर रहे हैं और तो उसकी यूटिलिटी ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये आ गई टोटल यूटिलिटी, टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। लेकिन हमने मार्जिनल निकालनी हो अगर कि हर एक ने कितनी सेटिस्फैक्शन दी, तो हम अगले में से पिछला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट 40 सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो 40 आ गया, फिर 60 - 40 20, 78 - 60 18, 94 - 78 16। तो जब मार्जिनल, अब जैसे हम इसको डिफाइन करना चाहें, इस 18 को मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसको डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब तक हम 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल सेटिस्फैक्शन 60 थी हमारी। जैसे हमने एक और कमोडिटी कंज्यूम की तो टोटल सेटिस्फैक्शन होगी 78। तो कितने का एडिशन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 18। तो वही तो डिफाइन कर रहे हैं हम कि दिस मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। कि किसी वस्तु की एक और वस्तु को कंज्यूम करने पर कुल उपयोगिता में कितनी उपयोगिता और बढ़ी, ठीक है। अब यहीं सीख लो क्योंकि मैंने इसका रिलेशनशिप भी आपको यहीं पढ़ा देना है। अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होता और टोटल ना होता, मतलब हमारे पास इस तरह का टेबल होता कि पहला सेब जो है वो 40 की सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दूसरा सेब जो है 20 की दे रहा है, तीसरा सेब 18 की उपयोगिता है उसकी, और चौथे सेब की 16 है। मतलब हर एक की इंडिविजुअल दी होती तो हम टोटल निकाल सकते हैं। पहला 40 का 40 + 20 60, 60 + 18 78 + 16 94। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला ये है, पहले समझाया, फॉर्मूला बाद में बता रहा हूं मैं आपको। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1। ये इनका फॉर्मूला है। लुक, और ऐसे तो कर रहे हैं हम। टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए हमने सबमिशन किया, मतलब सबको ऐड किया मार्जिनल यूटिलिटीज को। देखो 40 का 40 + 20 60
60 प्लस 18 78, 78 प्लस 16 94। तो टोटल यूटिलिटी के केस में हम मार्जिन यूटिलिटी को सिग्मा ऐड करते जा रहे हैं, समीशन बोलते हैं इसको, सम ऑफ, ठीक है। लेकिन मार्जिन यूटिलिटी निकालनी हो तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, मतलब ये n अगर चौथी आइटम है तो चौथी माइनस तीसरी, मतलब चौथी माइनस तीसरी। तो देखो चौथी माइनस तीसरी कर रहे हैं तो 70 18 आ रहा है ना, तीसरी माइनस दूसरी कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, 18 आ रहा है ना, सॉरी, फिर दूसरी माइनस पहली कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए अगले में से पिछला n माइनस 1 मतलब पिछला, और ये n मतलब अगला। ये अगर ये 7th है तो 7 माइनस मतलब ये 6th है, 7th में से 6th, इस तरह से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेट। और समझ आया इतना सा? Yes, sir. चलो ठीक है। अब इसी के बेस पे इनका रिलेशनशिप है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको डायग्राम एक बार समझ में आ गया, लोग इसको 3 फेजेस में बांट लो। रुको, ऐसा करो, 1 2 3, इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर लो। टोटल एवरेज यूटिलिटी नहीं होती इसमें, क्योंकि एवरेज यूटिलिटी का कोई उसमें मतलब ही नहीं है। उसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशनशिप। फर्स्ट स्टेज पे when total utility increases at increasing rate, क्योंकि स्लोप देखो ऐसी स्टीप है, अगले में ऐसी नहीं है, अगले में आके थोड़ी जेंटल हो जा रही है। तो फर्स्ट में स्लोप स्टीप है, एंड स्टीप स्लोप इंप्लाइज दैट टोटल विद द इंक्रीज इन आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लोग पहला आइटम को कंज्यूम किया तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी आइटम को कंज्यूम किया तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। तो विद एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन इनिशियली टोटल यूटिलिटी राइजेस एट अ वेरी स्टीपर रेट, और जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है एट अ इंक्रीजिंग रेट तो मार्जिन यूटिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो कर्व एक ही आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं से स्टार्ट किया। सेकेंड स्टेज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो स्लोप अब स्टीप नहीं है, पहले वाले की स्लोप देखो ऐसी थी, तो अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें तो देखो दूसरे वाले की ऐसी नहीं है ना, उसकी थोड़ी सी जेंटल स्लोप है। तो जिसकी स्टीप स्लोप है दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, हर अगले वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। फिर सेकंड स्टेज में टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ये वाली स्टेज बीच वाली, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और उसके बाद अगर वो और कंज्यूम करता है गुड्स को तो टोटल यूटिलिटी की फॉल्स, वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाती है। तो ये 3 बिहेवियर आ गए टोटल यूटिलिटी के। इनिशियली टोटल यूटिलिटी TU increases at a increasing rate. In the second stage, TU increases at a decreasing rate. At the end of stage 2, TU becomes maximum, and if consumer further consumes goods, the total utility falls. ठीक है। अब मार्जिन यूटिलिटी हमने तो यहीं से ड्रॉ की है ना, नहीं तो वो ऐसे बननी थी, ऐसे। मतलब कहने का, अगर टोटल यूटिलिटी TU इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट तो MU भी इंक्रीज करेगा। रुको मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा, इसको अगर आप छोड़ दो तो जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिन यूटिलिटी भी बढ़ती है। अब टेबल निकाल के देख लेना। लेकिन इस स्टेज के बाद व्हेन TU इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट तो टोटल यूटिलिटी फॉल्स। वेयर TU इज मैक्सिमम, MU is equal to 0,
एंड व्हेन TU फॉल्स MU गोज नेगेटिव। ये इसका रिलेशनशिप है, इतना सा रिलेशनशिप है TU और MU का। और ये आ गया मीनिंग टोटल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का, मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग, उनको कैलकुलेट कैसे करना है, और ये आ गया उनका बिहेवियर। अब आ जाऊं वापस अपने टॉपिक पे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक सिचुएशन, एक ऐसी स्थिर परिस्थिति है वेयर कंज्यूमर ऑब्टेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड फ्रॉम देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव, वहां से हिलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले सिंगल कमोडिटी मॉडल, कि एक कमोडिटी का अगर केस हो, सिंगल कमोडिटी मॉडल। सिंगल कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम की उन्होंने कंडीशन दी है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे एस्टैब्लिश होगा जहां पर marginal utility of commodity X is equal to price of X। ये इसकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट वेयर मार्जिन, मान लो कमोडिटी का नाम है X, अगर एप्पल है तो A लिख लो, कुछ भी लिख लो, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू इट्स प्राइस। ये कंडीशन है। मैं बिल्कुल सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ, आप घर में बुक में पढ़ लेना, उन्होंने काफ़ी घुमाया है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जब इसके समझने के बाद अगर एक रीडिंग मारो किताब को तो आपको पूरा समझ में आ जाए। किताब तो बेटा उन्होंने अभी 300-400 रुपये की किताब बेचनी है, तो उन्होंने एक एक चीज़ को 4-5 बार रिपीट करके उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके मोटा बनाया होता है, लेकिन उसका जो एसेंस है, जो उसका निचोड़ है, वो बहुत लिमिटेड होता है, समझने के लिए बड़ी आसानी से आ जाता है। आप याद करो, हमने वो टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, किया था ना, कि एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी इट्स मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स। ऐसा किया था ना हमने कर्व, कि पहला ग्लास ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर कम, फिर तीसरा का और कम, चौथा और कम, पांचवा और कम, किया था हमने। और वो टॉपिक था व्हाई डज डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम, दिस मच वी नो दैट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हियर कम्स प्राइस एंड यूटिल्स। ये बेटा समझने से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच से, और यूटिलिटी का मतलब ही आपको मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। और इसके अकॉर्डिंग एक सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम वहाँ एस्टैब्लिश होगा जहाँ पे उस कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर होगी। तो ये हमने एक्सेस बना लिया, इसमें प्राइस और यूटिल्स, और ये आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मार्जिन यूटिलिटी का कर्व तो हमें पता है ऐसा होता है, पता है ना, मार्जिन यूटिलिटी का कर्व अभी तो समझाया, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ LDMU। ये है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, which says with every successive consumption marginal utility falls। अब आप मुझे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी का तो कर्व है क्योंकि वो लॉ पर ही बेस्ड है, ये है हमारा उसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन प्राइस तो किसी कमोडिटी का गिवन ही होगा ना। मान लो उसका प्राइस था इतना 5 रुपया, प्राइस तो गिवन होगा किसी चीज का।
तो देखो जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं, वहां से सीधा एक वर्टिकल ड्रॉ करो लाइन। जैसे मान लो ये आ गया आपका 1 2 3 4 kg ले लो, 4 kg वो एप्पल लेगा, 5 रुपये जब प्राइस होगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करेगा। ये इसका मतलब है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दिखाता हूं सर, रुको एक मिनट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर ऑब्टेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड फ्रॉम देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, अब यूटिलिटी अप्रोच पकड़ी हमने पहले, उसमें भी सिंगल कमोडिटी का केस, कि एक वस्तु का केस हो, तो एक ही वस्तु तो है, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हम एक ही कमोडिटी को तो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग, सिंगल कमोडिटी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। जहां पे उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उस कमोडिटी का प्राइस दोनों बराबर होंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा। फिर आ जाओ इस डायग्राम पे, अब देखो, ध्यान से देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व तो हमारा लॉ पर ही बेस्ड है। थोड़ा ऊपर करो। हाँ बेटा कर रहा हूं, मैं समझ गया बात। ये तो लॉ पर ही बेस्ड है, LDMU कर्व, जो मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा ये वाला कर्व है, तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और किसी कमोडिटी का प्राइस तो गिवन होगा ना, जैसे 5 रुपये होगा या 4 रुपये होगा या 3 रुपये होगा या 7 रुपये, कोई भी प्राइस हो, तो उसको हमने सीधा ड्रॉ कर लिया। और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इसको लिख लो, नाम दे दो इसको एक E। दिस E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, विच मीन्स, जो कि ये बता रहा है कि इस प्राइस पर, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था 5 रुपये, कि 5 रुपये प्राइस पर वो अगर 4 किलो सेब लेगा तो ही विल ऑब्टेन या ही विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का मतलब ही था मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये आ गया सिंगल कमोडिटी का केस। आप किताब में पढ़ोगे तो उसने बड़ा कुछ दिया होगा आपको घुमाने पिलाने के लिए, लेकिन अगर आपको इस समझने के बाद आप रीडिंग करोगे ना, घर में कोई भी बुक ले लेना, कोई भी बुक, आपको देखना एकदम सिंप्लीफाई तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मान लो एग्जामिनर आपको इसमें मुश्किल में फंसाना चाहता है, तो वो क्वेश्चन में ऐसा डाल दे कि इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, तो व्हाट चेंजेस यू विल सी, या व्हाट डू यू सजेस्ट। ठीक, हम प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं। मान लो प्राइस हो गया 7 रुपये, ये आ गया हमारा नया प्राइस, प्राइस 2। ठीक है, ये ऊपर वाला जो ये वाला नया प्राइस। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इक्विलिब्रियम तो यही होना है ना, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बड़े बराबर होंगे। तो अब दोनों नए पॉइंट मिल रहे हैं इस जगह, ये बन गया आपका नया इक्विलिब्रियम। मान लो इसको नाम दे देते हैं E2, और इसका परिणाम यह निकल रहा है कि अब वो 2 किलो ही सेब खरीद रहा है प्राइस बढ़ने के कारण। विद द राइज इन प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस्ड। पहले वो 4 किलो खरीद रहा था एप्पल और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम ऑब्टेन हो रही थी उसको, लेकिन अगर सेब महंगे हो गए, 5 रुपए की जगह 7 रुपए हो गए, तो वो अब कम एप्पल लेगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगी उसको। और यही अगर प्राइस कम हुआ होता, सस्ते हो गए थे सेब, मान लो 3 रुपए के हो गए होते, अगर ऐसा हो गया होता, ये वाला प्राइस मतलब एप्पल और सस्ते हो गए होते, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम यहां बनना था E3। और कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है? दैट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 7 यूनिट्स। तो सिंपल मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन where commodity of the price is equal to its marginal utility.
ठीक है। फिर अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है और आपको एक्सप्लेन भी करना है, फिर आप बताओ द मार्जिन यूटिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सॉरी, दैट इज वाई मार्जिन यूटिलिटी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, कर्व बता दिया। फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज जनरली गिवन, कोई भी गिवन होगा, चाहे ये दिया हो, ये दिया हो, कोई भी दिया हो, इज गिवन। तो आपने जो ड्रॉ करना है उस पर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है, और फिर डायग्राम बनाने के बाद हम इसको इसी डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखना बुक्स में यही किया होगा उन्होंने। ऑन द वाई एक्सिस shows price and utils of the commodity, whereas x axis represents the units of the commodity. Margin utility curve is negatively sloped in accordance with the law of diminishing margin utility, which says, और बड़ा करना उसको, which says with the every successive consumption margin utility of the commodity keep on falling. And when price of the commodity is given at the point where price is equal to its margin utility, equilibrium is attained. And if we draw a vertical line, we get the equilibrium quantity wherein consumer attains his or her equilibrium, कि उसको वो क्वांटिटी मिल जाती है कि कितने दर्जन कितने किलो लेने हैं इस रेट पे जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये है इसका पहले टॉपिक का सिंगल कमोडिटी का मॉडल का मतलब। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं हम, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने डेवलप किया हुआ है, और इनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जहाँ पे प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी बराबर होंगे। अब ये मार्जिन यूटिलिटी का तो कॉमन ही लॉ ही है, वो तो नियम ही है कि वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड ही होगा, और प्राइस तो किसी भी चीज़ का गिवन होगा। तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हो, दोनों को बनाओ और एक लाइन ड्रॉ करके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखा दो, प्राइस तो गिवन ही होगा, और उसी को एक्सप्लेन करना है। तो ये आ गया आपका सिंगल कमोडिटी मॉडल। अब सर, हाँ बेटा बोल बोल। सर ये पहले ग्राफ्स जैसा ही है ना, उसमें हम जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा था, उसमें वो मतलब बस उसमें सेटिस्फैक्शन का दिखाया हमने कि हम कितने खरीद के उस पर कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है। हाँ हाँ, उसमें सिर्फ यही वाला कर था, ये वाला। अब हमने इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए प्राइस को भी यूज कर लिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो वहीं बनना था जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होनी थी। तो इस इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हमने मार्जिन यूटिलिटी कर्व को प्राइस के साथ दिखाया, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी वही है, सेम ही है वो। अब आ जाओ टू कमोडिटी मॉडल। इसको बेटा समझ लेना, चलो कोशिश करते हैं, हो जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो मेरे हिसाब से, और आप अपना दिमाग सारा लगा लेना घर में जो भी बुक्स हैं, मेरे हिसाब से तो इक्विलिब्रियम वहीं बनेगा जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी। मेरे हिसाब से तो कंडीशन यही बनती है, लेकिन उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, इसको भी लॉ बना दिया हुआ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लिखा अलग तरीके से, मैं बताता हूं कैसे। इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू MUX divided by PX is equal to MUY divided by PY is equal to 1 लिख लो। उनके हिसाब से फॉर्मूला ये है। अब आप मुझे बताओ, आप सब 10th का पेपर दे के आ रहे हो, अगर इधर 1 आना है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर ये 7 है तो इसको भी 7 होना पड़ेगा, ये 13 है तो इसको भी 13 होना पड़ेगा, तभी आएगा ना 1। मतलब रेशियो बराबर होनी चाहिए ना। तो बात तो वही बनी कि प्राइस, फिर कंडीशन यही तो फुलफिल हो रही है। जैसे ये 1 है और इसको 1 आना है अगर यहाँ पे, तो और प्राइस कमोडिटी का 10 है तो मार्जिन यूटिलिटी भी 10 ही होगी, तभी तो 10/10 1 आएगा। और ये इसका प्राइस है मान लो 7 रुपये या 5 रुपये, तो ऊपर भी 5 ही होगा, तभी 5/5। तो कंडीशन तो फिर भी बन रही कि मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस बराबर होने चाहिए। तो वही तो थी कंडीशन। सिर्फ ये है कि इसमें 2 कमोडिटीज हैं कि एक्स का प्राइस उसके एक्स के मार्जिन यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए, और प्राइस वाई का प्राइस उसकी मार्जिन यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बुक में लिखा हुआ है ऐसे, और इसको नाम दे दिया उन्होंने इक्वी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। हालांकि ये कोई वो लॉ नहीं है, कंडीशन है सिर्फ, इट इज जस्ट अ कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेढ़ा मेढ़ा दिया है। समझने के लिए तो मैं आपको समझा ही दूंगा,
लेकिन आप जब घर में पढ़ोगे तो आप ये दिमाग में रखना कि हर जगह प्राइस और वो ही तो बराबर हो रहे हैं। अब देखो, दो कमोडिटी हैं एक्स और वाई, या तो आप ऐसा कर लो, एक एक्स का कर्व बना लो ऐसा वाला, जैसे एक्स का ही था ना, ऐसा ही एक वाई का बना लो। पर बुक में ऐसा नहीं किया, उसने तुम्हारे को लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे कर दिया मैं बताता हूं। रुको, मेरे को एक कलर का पेन ले दो, वाई वाला मैं आपको रेड पेन से बना के दिखाता हूँ, शायद समझ आ जाए जल्दी। पहले आप ये समझो, अगर समझ आता है फिर आगे समझाता हूं। अब उन्होंने दो कर्व की जगह इकट्ठा कर दिया, ये आ गया एक्स का प्राइस और एक्स की यूनिट्स, और यहां पे एक्स की यूनिट्स, लेकिन वाई के लिए ये उसका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। या तो हम ऐसा कर लेते, सर एक्स और वाई के अलग अलग ग्राफ्स नहीं बन सकते? लेकिन वो बोलेगा ना इकट्ठा बना के दिखाने के लिए, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। या तो हम दोनों के अलग अलग बना लें, ठीक है, समझने के लिए तो समझो आप, अभी तो हम समझ ही रहे हैं ना, आ जाएगा वो भी समझ। देखो आप, वही वाला लॉ जो हमने इधर दिखाया इक्विलिब्रियम वाला, तो एक्स और वाई का दोनों को अलग अलग दिखा लो। हालांकि वो भी गलत नहीं होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कह दे इकट्ठा बना के दिखाओ, तब यही तो पॉसिबल तरीका बनेगा। एक्स का एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स का प्राइस, यहां पे वाई का प्राइस, एक्स का यहां से यूनिट्स इंक्रीज करेंगे, वाई के यहां से करेंगे, मतलब एक डायग्राम ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया। इतना समझ में आया? यस सर। दो अलग अलग करने की बजाय टू ड्रॉ टू डिफरेंट डायग्राम्स आई हैव क्लब्ड बोथ इकट्ठा। अब आ जाओ लॉ पर। अगर पहले हम एक्स को पकड़ते हैं, कोशिश करता हूं मैं यहीं से बनाऊं। एक्स के केस में रुको, मेरे को फर्निश कर लेते इसको, यूनिट्स ऑफ एक्स, और इसका जीरो आएगा यहां पर, यूनिट्स ऑफ वाई। ये देखो, एक्स का जीरो यहां से और इसकी यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ेंगी, लेकिन वाई की पहली यूनिट यहां आएगी क्योंकि इसका जीरो यहां आ रहा है ना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एज पर लॉ ऑफ LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जैसे जैसे एक्स की यूनिट्स बढ़ेंगी इसकी मार्जिनलिटी फॉल होगी। लॉ ही है, इसको लिख दो MU ऑफ एक्स। खैर हम कलर भी यूज कर रहे हैं, तो एक्स का MU ऐसा आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर वाई की यूनिट्स बढ़ानी है तो वाई की तो पहली यूनिट यहां पे है, फर्स्ट यूनिट यहां पे, तो यहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो उसकी यहां होगी, तो वाई की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फिर कम उसकी ऐसी हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक्स की मार्जिन यूटिलिटी का डायग्राम हो गया क्योंकि उसके यूनिट इस तरफ को बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पहली यूनिट में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दूसरी में और कम, तीसरी में और कम, तो एक्स का कर्व तो ऐसा हो गया। अब वाई का पहला यूनिट यहां पे है तो पहले पे मैक्सिमम होना है ना उसको, तो वाई का इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब एक्स और वाई का प्राइस कुछ भी ले लो, मैं उसको अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूं, कुछ भी ले लो, एक्स का प्राइस ले लो, ये प्राइस मुझे डार्क नहीं है, प्राइस ऑफ एक्स, देखो अब मान लो एक्स का प्राइस है ये, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स काली वाली, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स है हरे वाला, तो दोनों मिल रहे हैं यहां पर,
देखो, प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम ऑफ एक्स। वैसे अगर वाई का बनाना हो, वाई का प्राइस भी ले लो कुछ, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, लुक, वाई का प्राइस हमने ये ले लिया, ज्यादा ले लिया, कम भी ले सकते थे, बराबर भी ले सकते थे, आप जैसा क्वेश्चन भी तो एग्जाम में पूछेगा ही, पर आप समझने के लिए समझो। तो प्राइस ऑफ वाई एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की ये थी डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों मिल रहे हैं इस जगह, जैसे एक्स वाले मिल रहे थे इस जगह। प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बोथ वर इक्वल एट दिस पॉइंट। इन द सेम वे प्राइस ऑफ वाई एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई both are equal at this point. So this becomes equilibrium of y. अब दोनों की यूनिट्स निकाल लो, x की बन रही है इतनी और y की बन रही है इतनी। x का इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है, मतलब इतनी यूनिट्स खरीदे, इतने प्राइस पर इतनी यूनिट्स, और y का इतने प्राइस पर वो इतनी यूनिट्स खरीदे, तो ही विल डिराइव अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। रुको मैं आपको पेज यहाँ पे रख देता हूँ, तो को ड्रॉ कर रहा है तो कर लो इसको। आपको समझ आया या नहीं आया? इन्होंने सिर्फ किताब वालों ने इसको समझाने के लिए कॉम्प्लिकेट किया है कि बच्चों को डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप बेसिक फंडा दिमाग में क्लियर रखते हैं ना कि प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी का ही खेल है सारा। अच्छा, इसमें मैं एक और लॉजिक समझाता हूं आपको, शायद समझ आ जाए। अच्छा, इतना पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ सर, ये आ गया। देखो, इसमें ना कॉमन सेंस की बात भी है यार, शायद उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों है कि कंज्यूमर जो है वहीं पर ही क्यों इक्विलिब्रियम, जहां पे प्राइस और यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी बराबर है, और कहीं क्यों नहीं? यू नेवर नो, एग्जामिनर हो सकता है आपको पूछ रहे क्वेश्चन वाई करके, तो आप खुद देखो ना। ये आ गई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यहां पे आ गया यूटिल्स एंड प्राइस, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स। देखो, अब क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर जी इतना ही क्यों खरीदे, ओ एक्स, इक्विलिब्रियम का हम यही बोल रहे हैं ना कि यहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और कहीं क्यों नहीं? देखो, अगर कंज्यूमर कम खरीद रहा होता, तो सिचुएशन क्या बन रही है? मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, यही है ना, दोनों का प्राइस का और यूटिलिटी का स्केल यही है ना। तो देखो, अगर वो इक्विलिब्रियम से कम खरीद रहा है तो सिचुएशन ये बन रही है कि उपयोगिता ज्यादा है और दाम कम है। तो आप मुझे बताओ, किसी कमोडिटी का आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उपयोगिता बहुत है, और प्राइस कम हो उसका, तो आप उसको और खरीदोगे ना, क्योंकि वो तो सस्ती मिल रही है आपको, उपयोगिता ज्यादा है और प्राइस कम है, तो आप कंज्यूमर विल बाय मोर। और कब तक रहेगा? जब तक ये गैप फिलअप ना हो जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक यहाँ दोनों इक्वेट ना हो जाए। और अगर वो ज़्यादा खरीद रहा होता, क्यू डैश लेवल पे होता, तब सिचुएशन क्या बननी थी? देखो, प्राइस ज़्यादा है और उपयोगिता उसकी है ही नहीं, तो क्या कंज्यूमर और खरीदेगा? ऑलरेडी उसको महंगी लग रही है, क्योंकि प्राइस इज एक्सीडिंग इट्स मार्जिन यूटिलिटी। जब उसकी उपयोगिता है नहीं कंज्यूमर के लिए और वो दाम ज्यादा है, तो ही विल कट डाउन द प्रोडक्शन।
और तब तक घटाता रहेगा जब तक वो वापस। तो आ गया ना डेफिनेशन का भी मतलब। लुक, इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, कुछ भी समझ लो उसको। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर टू डिफरेंट फोर्सेस, देखो यहाँ पे MU और प्राइस आर इक्वल एंड फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव। तो लुक, आप इसके इस तरफ जाओगे तब भी आपको इक्विलिब्रियम पे ही आना है, इस तरफ जाओगे तब भी इक्विलिब्रियम पे ही आना है। क्यों? क्योंकि एक केस में आपके लिए उपयोगिता ज़्यादा है और प्राइस कम है, और एक केस में प्राइस ज़्यादा और उपयोगिता कम है। जब आपके लिए उपयोगिता ज़्यादा है तब आप उसको और ज़्यादा खरीदते हो और इक्विलिब्रियम पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा खरीद रहे थे तो सिचुएशन ये बनती है कि प्राइस ज़्यादा है और मार्जिनलिटी है नहीं उसकी, तो आप उसकी प्रोडक्शन कंजम्पशन कट डाउन करते हो। तो दोनों ही केस में जो स्टेबिलिटी है या स्थिरता है वो इसी पॉइंट पे आके मिलती है। तो इसमें ये लॉजिक भी काम करता है कि वाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टैंड्स गुड एट द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू इट्स मार्जिन यूटिलिटी। सो देयर इज अ रीजन कि वहीं पर ही क्यों इक्विलिब्रियम बनता है, उसका कारण है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया और हमने मान लेना है। तो आज इसको आप रीडिंग मारो घर में जाके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टॉपिक का नाम है, स्टार्टिंग में ही होगा आपकी बुक्स में, और इसको सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी केस को दोनों को नजर मारो। आपको डिफरेंट क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट आपको, लेकिन हालांकि वो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके 1 लेके समझाया है। उन्होंने लिखा होगा M, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। जैसे मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी अगर 2 है तो ये 14/7 होगा तभी 2 आएगा, ये 26/13 होगा तभी 2 आएगा। वैल्यू फिर वही आएगी कि रेशियो बराबर होनी चाहिए, रेशियो ऑफ MUX/PX शुड बी इक्वल टू A। तो बेसिक फंडा इसके आसपास ही घूमता है जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सिंपल तरीके से समझोगे कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो इसको आज एक थॉरो रीडिंग मारो यूटिलिटी अप्रोच को। अगर आपको कल डिस्कस करेंगे, कोई डाउट हुआ तो हम उसको करेंगे, नहीं तो फिर कल हम इंडिफरेंस कर्व करेंगे। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ऑल द Yes, बेस्ट। sir. मेरी 12th की क्लास भी है अभी। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट बेटा। रीडिंग मारना सभी। यस सर। यस सर। ओके बेटा।